हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस कोड 083 के कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस कंसेप्ट्स का वन शॉट वीडियो लाइए। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर नेटवर्क का वन शॉट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क आप पढ़ेंगे कैसे और किस जगह से। देखिए, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माई सी एस ट्यूटोरियल के मेरे साइट्स पे। यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास कंप्यूटर साइंस क्लास 12 और स्टडी मटेरियल पीडीएफ। इस स्टडी मटेरियल पीडीएफ के अंदर में जब आएंगे तो यहाँ पे दो नोट्स मैंने कॉपी कर रखा है केबीएस वाले। आप चाहे तो नोट 1 या नोट 2 किसी भी कर सकते हैं। अभी मैं नोट 2 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो आपको देखना है, यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में अगर देखा जाए तो। ठीक है, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में आएंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के फॉर्म में आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स के फॉर्म में आता है। तो 5 2 7 और करीबन यहाँ पे आप इसको प्लस 3 एमसीक्यूज मान लीजिए। तो इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसका उसमें देखूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में, तो जनरली यहाँ कंप्यूटर साइंस के सैम्पल पेपर में कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप सिलेबस चेक करोगे तो वहाँ पे ये जानकारी आपको मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होते हैं, जो कि वहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि वो आपका 10 मार्क्स ही होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे अब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वन शॉट वीडियो है और जल्दी जल्दी मैं इसे खत्म करूँगा। तो कोशिश करता हूँ आधे घंटे में आपका ये कंप्लीट रिवीजन हो जाए। नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हम नेटवर्क कहते हैं। दो डिवाइस को इंटरकनेक्ट होता है जब वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, डेटा को एक्सचेंज कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ नेटवर्क का डायग्राम है। नेटवर्क करने का बेनिफिट्स क्या होता है? सबसे पहला एग्जाम्पल होता है, हम मतलब सबसे पहला एडवांटेज है हमारा कि हम रिसोर्स को शेयरिंग कर सकते हैं। देखिए, रिसोर्स कई तरह के हो सकते हैं। रिसोर्स आपका प्रोग्राम के रूप में हो सकता है, रिसोर्स एप्लीकेशंस हो सकता है, डेटा फाइल्स हो सकता है, पेरिफेरल्स, कुछ डिवाइसेस जैसे प्रिंटर भी शेयर होता है ना। तो हम इस तरह से बहुत सारी चीज़ शेयर कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मान लो कोई एक ही फाइल है और एक जगह पे सर्वर पे रखा हुआ है, इस फाइल को आप भी एक्सेस कर रहे हो और मैं भी एक्सेस कर रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे साइट्स पे ये पीडीएफ अवेलेबल है और ये पीडीएफ मैं यहाँ पे आपसे टीच भी कर रहा हूँ, तो आप इसको पैरेलली उस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। तो आपके पास भी वही इन्फॉर्मेशन आएगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो इससे क्या हो गया, एक रिलायबिलिटी मिल जाती है कि हर कोई सेम डाटा को एक्सेस करेगा। कॉस्ट फैक्टर, क्योंकि आप स्टोरेज आपने कॉमन प्लेस पे कर लिया, डेटा एक जगह पे रख रहे हो या आपने डिवाइस को शेयर किया जैसे प्रिंटर और स्कैनर, तो आपके डिवाइस का मतलब कॉस्ट कटिंग हो गया। यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ सेपरेट प्रिंटर या स्कैनर लगाने के बजाय हमने एक ही प्रिंटर और स्कैनर लगाया नेटवर्क में और हर कोई इसको यूज कर रहा है। कम्युनिकेशन मीडियम एक सबसे आसान सा कम्युनिकेशन मीडियम है और इजिली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज देखिए, ये इंटरनेट का ही तो जमाना है कि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे आसानी से देख रहे हो। मैं कहाँ बैठ के अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ और फिर मैं उसको यूट्यूब के सर्वर पे डाल रहा हूँ और फिर आप वहाँ से ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड कहीं भी आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन मीडिया हो जाता है, आसानी से डेटा हम शेयर कर सकते हैं। एक इवोल्यूशन से देखो, जनरली क्वेश्चन नहीं आता है बट आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ARPANET आपको याद होना चाहिए। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। यूएस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एजेंसी थी जिसने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और डिफेंस एजेंसी के द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक नेटवर्क का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1985 में नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क आ गया था, जो कि प्रोजेक्ट नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा किया गया था 1985 टू 1999 तक, रिसर्च और एजुकेशन इन नेटवर्किंग को प्रमोट करने के लिए यूएस के अंदर में। ठीक है, और ये बैकबोन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था बाद में। उसके बाद क्या हो गया, एक इंटरनेट आ गया, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाया गया जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क हुआ। मतलब कुछ प्राइवेट नेटवर्क भी आ गए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आ गए नेटवर्क में, तो इन सबको मर्ज कर दिया गया, इन सबको कंबाइन कर दिया गया। तो हमारा क्या बन गया, इंटरनेट, यानी कि इंटर कनेक्शन नेटवर्क। ठीक है, कई बार इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं, ऐसा ये इंटर कनेक्शन नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क का कनेक्शन, नेटवर्क वर्ल्ड वाइड नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं। यहां से एक क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से 100% पूछा जाता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा इसको। डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? मतलब सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और डेटा के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया फाइल भी हो सकती है। जब आप कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स में आपका सेंडर आएगा, हु इज सेंडिंग द डेटा ऑन द नेटवर्क, रिसीवर आएगा, हु इज रिसीविंग द डेटा ऑन द नेटवर्क। ठीक है, मैसेज आएगा, द इंफॉर्मेशन और डेटा विच द सेंडर वांट टू शेयर विद द रिसीवर। कम्युनिकेशन मीडिया यानी कि द चैनल थ्रू विच द डेटा इज ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इज द सेट ऑफ द रूल्स विच इज एस्टैब्लिश दैट इज डिटरमाइन द हाउ द कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी ऑकर्स, है ना, डेटा कैसे ट्रांसफर होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क का होना जरूरी होता है। इसके बाद मेजरिंग कैपेसिटी से लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द मेजरिंग कैपेसिटी इन डेटा कम्युनिकेशन में, मीडियम में जो भी इन कम्युनिकेशन में ड्यूरिंग द डेटा कम्युनिकेशन जो भी ट्रांसमिशन चैनल हम यूज करते हैं, मीडियम यूज करते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम को क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी, जो उसकी कैपेसिटी के रूप में जाने देते हैं। अब कैपेसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट। दो तरीके से ये मेजर होता है, एक बैंडविड्थ के फॉर्म में और एक डेटा ट्रांसफर रेट के फॉर्म में। किसकी बात कर रहे हैं? कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे हैं। बैंडविड्थ क्या होता है? एक्चुअली बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू दैट चैनल। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर बैंडविड्थ एंड लोअर बैंडविड्थ। नॉर्मली जो बैंडविड्थ होता है, ये डिफिनेशन याद रखिएगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन अ सिग्नल बैंड कंपोजिट चैनल्स, ठीक है। मेजरमेंट जो बैंडविड्थ का होता है वो उसके लिए यूनिट यूज होता है, हर्ट्स यूनिट यूज होता है। 1 किलो हर्ट्स इक्वल टू 1000 हर्ट्स होता है एंड 1 मेगा हर्ट्स इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्स हो जाएगा। ये यहाँ पे KHZ आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अभी हमने बैंडविड्थ क्या समझा, तो बैंडविड्थ हो जाता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, याद रखिएगा, या द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल इज नोन एज द बैंडविड्थ। इसके बाद आता है आपका डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट जो मेजर होता है वो बिट्स पर सेकंड के रूप में होता है, इसे हम बिट रेट कहते हैं या बिट्स पर सेकंड के रूप में कहते हैं। जो भी डेटा ट्रेवल होगा सिग्नल के फॉर्म में ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल, उससे है ना, तो जो इंफॉर्मेशन कैरी हो रहा है, द वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल, तो रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। तो डेटा ट्रांसफर रेट का डेफिनेशन जो है वो यहां से याद कीजिए, क्या है? डेटा ट्रांसफर रेट is the number of bits transmitted between source and destination in 1 second. This is called bit rate. इसे हम bit rate कहते हैं और ये bits per second यानी कि BPS के रूप में मेजर्ड किया जाता है। 1 किलो बिट्स, के अगर कैपिटल में तो किलो, मेगा बिट्स एंड गीगा बिट्स, तो 10,000 बिट्स पर सेकेंड होगा। 1 मेगा बिट्स 1024 किलो बिट्स पर सेकेंड हो गया, 1 गीगा बिट्स 1024 मेगा बिट्स पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर रेट और बैंडविड्थ आप याद कर लेंगे, यहां से काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। व्हाट इज द आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस जो जनरली इट इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और एन लोकल नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के ऊपर में एक कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए लोकल नेटवर्क में, उसके लिए उसको आईपी एड्रेस दिया जाता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज द सेट ऑफ द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट वाया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्विचिंग टेक्निक। यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। देखो बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफर रेट से एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछे गए हैं। स्विचिंग टेक्निक्स की हम बात कर ले। स्विचिंग टेक्निक्स का मतलब होता है जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो जो वो पाथ या ऑप्शंस लेता है, मतलब जो वो पाथ यूज करता है सेलेक्ट डेटा को कैरी करने के लिए वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, यानी कि सेंडर टू रिसीवर, उसी को हम क्या कहते हैं? स्विचिंग कहते हैं। अब स्विचिंग दो तरह के होते हैं, दो पॉपुलर स्विचिंग है, सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग को क्या होता है? इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में एक फिजिकल कनेक्शन लाइन बन जाता है, एक फिजिकल पाथ बन जाता है, डेडिकेटेड पाथ हो जाता है, सिंगल कनेक्शंस बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, यानी कि सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। और ये डेडिकेटेड पाथ तब तक रहेगा जब तक कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है। तो जो लैंडलाइन टेलीफोन सर्विस थे वहां पे सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल होता था। पैकेट स्विचिंग जो इंटरनेट के तौर पे आज हम ट्रांसमिशन करते हैं वो हमारा पैकेट स्विचिंग के तौर पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डाटा जो होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में डिलीवर कर रहा होता है डिवाइस के रूप में, और ये शेयर्ड नेटवर्क के ऊपर काम करता है। जैसे स्कूल वेब सर्वर सेंडिंग यू ए वेब पेज ओवर द इंटरनेट और यू आर सेंडिंग द ईमेल टू अ फ्रेंड। इसके बीच में ना एक डिफरेंस का क्वेश्चन आता है सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बीच में। तो आप अगर इसका डिफरेंस का क्वेश्चन करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड लाइन होता है, यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन होता है ना, इफिशियंट मतलब डेटा रिलायबल होता है, मतलब डेटा गारंटेड डिलीवरी की बात होती है यहाँ पे। पैकेट स्विचिंग में डेडिकेटेड लाइन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन पैकेट्स में डिवाइड होता है और वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू हमारे यहाँ से उठ के ये डाटा किसी भी फॉर्म में इस ऐसे घूमता हुआ, है ना, ये इस तरीके से अलग अलग पाथ के थ्रू डेटा जो होता है वो वहाँ पे ट्रेवल कर सकता है और इस तरीके से जाके वो एंड लोकेशन पे पहुँचता है।
तो कोई भी पाथ वो फॉलो कर सकता है, कोई इंश्योर नहीं कर सकते कि ऐसे ही जाएगा डेटा, वो ऐसे भी जा सकता है डेटा, तो अलग अलग पाथ वो फॉलो करता है पैकेट स्विचिंग में, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई फिजिकल लाइन नहीं बनता है, तो 2 पॉइंट याद रखना है कि यहाँ कोई फिजिकल लाइन नहीं बनता है और पैकेट किसी भी रूट से ट्रेवल कर सकता है। सर्किट स्विचिंग में फिजिकल लाइन बनता है और इन्फॉर्मेशन उसी लाइन के थ्रू ट्रेवल करेगा। इसमें रिलायबल होता है कि डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, रिलायबल तो यहाँ भी है बट यहाँ पे डेटा लॉस हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें, वो कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कैरी होगा सेंडर टू रिसीवर के बीच में, उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ऑल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस जो नेटवर्क में होते हैं किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया से कनेक्टेड होते हैं। ट्रांसफर मीडिया जो है वो डेटा ट्रांसफर को ट्रेवल कराने के लिए एक मीडियम का काम करता है। अब मीडिया क्या लेंगे, कैसा लेंगे, ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। कॉस्ट पे होता है, स्पीड पे होता है, बैंडविड्थ की बात होती है, डिस्टेंस की बात होती है। जनरली ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरह के होते हैं, एक हमारा गाइडेड होता है, एक हमारा अनगाइडेड होता है। जब हम गाइडेड की बात करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। जब आप अनगाइडेड की बात करते हो तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, ये सारे आ जाते हैं, लेजर लाइट भी आ जाते हैं। अब हम ट्रांसमिशन मीडिया यानी कि गाइडेड की अगर बात करें, जिसको कि हम वायर्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड में क्या डिफरेंस है? वायर्ड में क्या होता है, इंफॉर्मेशन वायर के थ्रू ट्रेवल करेगा, वायरलेस में इंफॉर्मेशन किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकता है, वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो सबसे पहले हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाता है, जो हमारा इथरनेट केबल होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल है, जहां पे 4 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड केबल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, और जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। अब इसकी कुछ क्वालिटी क्या है ये ध्यान रखिएगा। एक तो लो कॉस्ट होता है, लो वेट होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। डेटा ट्रांसफर रेट जो है 1 गीगाबिट्स के स्पीड से 100 मीटर्स तक का डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। इसको यूज करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है और वहाँ पे RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल होता है नेटवर्क कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा कोएक्सियल केबल। तो इस टाइप्स के जो केबल्स होते हैं वो सॉलिड इंसुलेटेड वायर सराउंडेड होते हैं। आप सभी के घर में अगर केबल कनेक्शन लगा हुआ होगा तो जो एक केबल आ रहा है जिसमें सेटअप बॉक्स में कनेक्ट होता है वो एक्चुअली कोएक्सियल केबल ही होता है, ठीक है। तो उसके चारों तरफ मतलब एक कॉपर वायर होता है, उसके चारों तरफ वायर का मेस लगा हुआ होता है, ठीक है, और वो इंसुलेटर उसके बीच में होते हैं। इनर कोर जो होता है वो एक्चुअली सिग्नल को कैरी करता है और वो मल्टी चैनल सिग्नल को कैरी कर सकता है। ये कॉमन केबल टीवी कनेक्शन के लिए होता है और इसका जो सेगमेंट लेंथ होता है वो 500 मीटर्स यानी कि 5, जैसे ये इथरनेट केबल 100 मीटर तक डिस्टेंस कवर करता है, मतलब 100 मीटर के बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से यहाँ 500 मीटर्स के बाद आपको रिपीटर लगाना पड़ सकता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, देखो इस दोनों जगह पे जो केबल इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रहा है वो एनालॉग फॉर्म में ट्रैवल हो रहा होता है, लेकिन जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रहा होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लाइट के फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर में थिन ग्लास और ग्लास लाइक मटेरियल का ये बना हुआ होता है और जिसमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल ट्रैवल करता है, मतलब वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड एंड ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ द लाइट पल्स, है ना, फ्रॉम सोर्स यूजिंग द लाइट इमिटिंग डायोड का यहाँ पे इस्तेमाल होता है या लेजर बीम का इस्तेमाल होता है। हाई स्पीड प्रोवाइड करता है और सिक्योर ट्रांसमिशन होता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काफ़ी सुटेबल होता है। आजकल आप देख सकते हो आपके घर में जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आपके पास आ रहे होते हैं, किसी भी कंपनी का ब्रॉडबैंड लोगे तो वो सब आजकल ऑप्टिकल फाइबर यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर रहे होते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में जो हम बात करेंगे वायरलेस, यहाँ पे इंफ्रारेड वेव की बात होती है। ये शॉर्ट रेंज डिस्टेंस यानी कि 5 मीटर डिस्टेंस के लिए होता है यूजिंग वायरलेस सिग्नल, मोस्टली रिमोट कंप्यूटर डिवाइस में, रिमोट वाले डिवाइस में आप इसको चेक कर सकते हो। रेडियो वेव एंड माइक्रोवेव हमारा लॉन्गर डिस्टेंस के लिए होता है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक की होती है और इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी माइक्रोवेव में चली जाती है। किसी भी तरह के AM और FM सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडियो वेव हम यूज करते हैं। रेडियो वेव जो है वो ओमनी डायरेक्शंस में चलता है। ओमनी डायरेक्शन का मतलब होता है कि अगर ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है, और ये वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हिली एरिया या डेंस सिटी एरिया में हम रेडियो वेव वो ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप वायर नहीं लगा सकते, वायर लगाने के लिए खंभा लगाना होगा, पोल लगाना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। फिर आप बात करते हो माइक्रोवेव का, तो माइक्रोवेव क्या है? हाई एनर्जी रेडियो वेव्स होते हैं जो लाइन इन साइट में ट्रेवल करता है। जैसे इसका डायरेक्शन आपका ओमनी डायरेक्शन था, इसका लाइन इन साइट था। अगर यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो सीधा ऐसे जाएगा। तो जो आपका टाटा सेटअप बॉक्स आपने लगाया होगा, ऊपर जो एंटीना लगा होता है, उस एंटीना से सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जो होता है वो लाइन इन साइट में होता है। अच्छा, ये वॉल पेनिट्रेट नहीं कर सकता, डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जो ऊपर एंटीना होते हैं हम पैराबोलिक एंटीना कहते हैं। हाई स्पीड वेव होता है और ये अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को
कवर कर लेता है यहाँ पे, ठीक है। इवन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसकी क्वालिटी क्या है, ये लाइन इन साइट में होता है, वॉल पेनिट्रेट नहीं कर सकता, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। जो रेडियो वेव होते हैं वो 50-60 किलोमीटर के रेंज के लिए हिसाब से या 10-20 किलोमीटर के रेंज के हिसाब से टावर लगे होते हैं इसमें, और ये ओमनी डायरेक्शनल होता है, और ये वॉल पेनिट्रेट कर सकता है, बिल्डिंग को पेनिट्रेट कर सकता है। तभी आप मोबाइल नेटवर्क सिग्नल देखते हो घर के अंदर भी आपके आ जाता है। अब हम बात कर ले नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। जितने भी हार्डवेयर डिवाइस हम यूज करते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट करने के लिए, उसे हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। देखो, जब आप सिंपल सी बात समझो, आपके कंप्यूटर में ना सिर्फ एक ही सॉकेट होता है जहां से इन या आउट हो सकता है सिग्नल। तो अब आप इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो जाएगा, सिंगल कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लो इस कंप्यूटर से हमें बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे कई तरह के नेटवर्किंग डिवाइस को लगाने पड़ते हैं। इनके अलावा भी कुछ काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं करता है, उसके लिए अलग से डिवाइस बनाया गया हुआ है। जैसे मॉडेम की बात कर ले, मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर। ये क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्जन को हम मॉडुलेटर कहते हैं सेंडर साइड पे। वहीं पे जो रिसीवर साइड पे क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और इस प्रोसेस को डीमॉडुलेटर कहा जाता है, ठीक है। टेलीफोन लाइन के थ्रू जब कोई कम्युनिकेशन करते थे पहले, आजकल होता था, वहां पे हमें मॉडेम की जरूरत होती है, आज भी हो रहा है, बट आज मॉडेम का फॉर्म चेंज हो चुका है। मतलब राउटर जैसे डिवाइस हम यूज करते हैं जहां पे वो मॉडेम स्विच सबका काम कर रहा होता है आजकल, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को ये फैसिलिटी देता है कि टेलीफोन लाइन पे या केबल लाइन पे डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। दो तरह के मॉडेम हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉडेम हो सकते हैं। इथरनेट कार्ड, जो आपके कंप्यूटर के अंदर में लैन केबल हम जहां कनेक्ट करते हैं, तो आपके हर एक कंप्यूटर में एक इथरनेट कार्ड होता है। इथरनेट कार्ड किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। ये डाटा को ट्रांसफर करता है नेटवर्क टू कंप्यूटर। इथरनेट कार्ड्स आर फिजिकल एक्सपेंशन कार्ड दैट इंसर्ट इनटू अ पीसीआई एक्सपेंशन स्लॉट ऑन ए कंप्यूटर, ठीक है। इसका बेसिक काम है कि नेटवर्क में जोड़ने के लिए डिवाइस को एक हमें सर्किट में लगाना पड़ता है इसमें, जो हमारा एनआईसी कार्ड होता है। इसे हम एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो, एक RJ45 कनेक्टर्स होता है। ये कनेक्टर इसी इथरनेट कार्ड में लगाया जाता है, RJ45 कनेक्टर, जो इथरनेट नेटवर्क केबल के साथ आप देख सकते हो। इथरनेट केबल विथ RJ कनेक्टर, इसे हम RJ45 केबल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हब। हब क्या है, हब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो 1 to many कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के काम में आता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना हो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, तो हमें हब की जरूरत होती है। हब की क्वालिटी क्या है कि हब इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करता है। अगर ये कुछ भी सेंड करेगा ना, तो जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्ट हैं इससे, जितने इन सभी के पास वो इंफॉर्मेशन जाएगा, है ना। ये ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पाता, ये ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। सिग्नल एंटरिंग, किसी भी पोर्ट पे अगर सिग्नल आएगा तो वो सभी के पास चला जाएगा अदर पोर्ट्स पे, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा सभी कंप्यूटर को। अब यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर थोड़ा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को देखता है कि भाई इस पे तो मेरा एड्रेस लिखा है, तो वो रिसीव कर लेता है। ये जनरली RJ45 पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिससे जो ट्विस्टेड पेयर केबल के थ्रू कनेक्ट होता है, और इसके अंदर में एक स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा होता है हब के थ्रू, ठीक है। स्विचेज, आज के जमाने में हम हब की जगह पे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्विच ज्यादा इंटेलिजेंट है। दो तरह के हब होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव हब वो होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, पैसिव हब वो होता है जो सिग्नल को विदाउट चेंज पास कर देता है। स्विच क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो हब का एडवांस फॉर्म है। ये भी सेवरल नोड को आपस में कनेक्ट करने, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इट रीडायरेक्ट द रिसीव सिग्नल्स ओनली टू द इंटेंडेड नोड। मतलब ये नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। तो देखो, हब और स्विच का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, तो एक तो आप बता दोगे कि यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज नहीं होता है, दूसरा ये सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताओगे कि ये ट्रैफिक को मैनेज करता है और ये सिग्नल को यूनिकास्ट करता है, नॉट टू ब्रॉडकास्ट। मतलब जिसका सिग्नल है उसी के पास। साथ ही साथ ये ना सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देता है, नेटवर्क ट्रैफिक और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो हमें हब में नहीं मिलता है। और ये काफी सारे वेरियस स्मॉल नेटवर्क को कंबाइन करने के काम में आता है, और यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का ये फॉर्मेशन कर रहा होता है ऑलमोस्ट। हब वर्सेस स्विच में देख लो, वास्ट डिफरेंस क्या है स्विच एंड हब में। हब फॉरवर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को ऑल हब पोर्ट्स पे, वाइल स्विच फॉरवर्ड करेगा इच इनकमिंग पैकेट टू द स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में। बाकी आप वहां पे कंट्रोल और सिक्योरिटी फीचर्स को लगा के इसको 2-3 पॉइंट बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है।
रिपीटर क्या होता है? रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। मतलब जैसे कि मैंने बताया ना कि इथरनेट केबल का सेगमेंट लेंथ 100 मीटर का है, कोएक्सियल केबल का 500 मीटर है, तो क्या होगा, 100 मीटर के बाद वो सिग्नल कमजोर पड़ जाएगा, तो सिग्नल को वहां से 100 मीटर के आगे फॉरवर्ड करने के लिए बीच में एक डिवाइस रिपीटर लगाना पड़ेगा जो सिग्नल को बूस्ट करके फिर आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ये रिपीटर का काम होता है। अब रिपीटर में भी दो बात होती है, एक सिंपल रिसीवर होगा, एक एम्पलीफायर होगा। एम्पलीफायर क्या करेगा? नॉइज को रिड्यूस करेगा, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस है उसको खत्म करेगा और फिर फॉरवर्ड करेगा, जबकि एम्पलीफायर रिपीटर सिंपली फॉरवर्ड कर देगा। रूटर एक डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, कंट्रोल करने के काम में आता है। दो और दो से अधिक लैन को इंटरकनेक्ट करने के लिए हमें राउटर की आवश्यकता होती है। राउटर का जो मेन रोल होता है, इट्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल रूट, शॉर्टेस्ट पाथ को डिसाइड करना ताकि डेटा पैकेट्स को उस रूट से ट्रांसफर किया जाए। लार्ज नेटवर्क में ये काम कर रहा होता है जहां पे मल्टीपल राउटर्स जो होते हैं इस चीज के लिए फैसिलिटेट करते हैं और स्पीडी डिलीवरी को इंश्योर करते हैं। इसका दूसरा काम होता है, ये क्या करता है, टेबल ऑफ एड्रेसेस यानी कि राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जिससे इसको पता रहता है कि कब कौन सा पाथ यूज करना है। तो कई सारे पाथ, मतलब इस पॉइंट पे जाने के कई सारे रास्ता हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रास्ता है, तो ये राउटर डिसाइड करेगा कि किस रास्ते पे ट्रैफिक ज़्यादा है। जैसे आप गूगल मैप देखते हो, यूज करते हो, तो आपको मल्टीपल पाथ्स बताते हैं, तो आपको वो हिंट भी दे रहा होता है कौन से पाथ में ट्रैफिक है, कहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, तो आप अकॉर्डिंगली टू योर रिक्वायरमेंट और अपनी ईज के हिसाब से आप एक पाथ सेलेक्ट कर लेते हो जाने के लिए। राउटर भी ऐसा ही कुछ काम कर रहा होता है। गेटवे क्या होता है? ये सबसे एडवांस लेवल पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास ये होता है, जो भी आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे गेटवे होता है। तो इसका काम है डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करना, मतलब दो अलग अलग एजेंसी, दो अलग अलग कंपनी का जो नेटवर्क होता है उसको कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। एक इंटेलिजेंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है लैन एंड एक्सटर्नल नेटवर्क्स के बीच में, कंप्लीटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। इसे हम प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, जो डेटा पैकेट्स को वन प्रोटोकॉल टू अनदर प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये हार्डवेयर के फॉर्म में होता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है, दोनों फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लैन होते हैं, वैन से जब कनेक्ट होते हैं तो वहां पे हमें एक गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां से देखिएगा एक दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो है ना, यहां से क्वेश्चन रहता है। अब हम बात कर ले नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या? टोपोलॉजी होता है जो वे ऑफ कनेक्टिंग द कंप्यूटर, मतलब जिस पैटर्न से हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, अटैच करते हैं, उसे ही हम टोपोलॉजी कहते हैं, या लेआउट ऑफ इंटरकनेक्शन डिवाइस इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपके पास 3 तरह के हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक आपके पास है स्टार टोपोलॉजी, बस ट्री एंड मेश टोपोलॉजी, ठीक है। 4 टोपोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है। बस टोपोलॉजी का मतलब हो गया सबसे कॉमन टोपोलॉजी होता है ये, क्योंकि जनरली आप हब का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे केस में आपके पास यही बन रहा होता है ना। तो ये क्या करता है इसमें कि एक बैकबोन केबल बनेगा हमारा, जिससे थ्रू, ये बैकबोन केबल है जिसके थ्रू हम अलग अलग कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट निकालते जा रहे हैं और कनेक्ट करते जा रहे हैं। यहां पर कोई सेंट्रल सर्वर का कंसेप्ट नहीं होता है। ओनली वन वर्क स्टेशन कैन ट्रांसमिट अ मैसेज एट ए पर्टिकुलर टाइम इन अ बस टोपोलॉजी। इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इजी टू कनेक्ट एंड इंस्टॉल, लो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कैन बी इजिली एक्सटेंडेड। बस डिसएडवांटेज इज ऑल्सो इट्स हैव एंटायर नेटवर्क शट डाउन इफ द सेंट्रल केबल इज फेल्योर। सिंगल मैसेज ट्रेवल कर सकता है पर्टिकुलर टाइम में, मल्टीपल मैसेज भेजोगे तो कोलाइड करती है, कोलैप्स कर जाता है। ट्रबल शूट करने में डिफिकल्टी होती है। स्टार टोपोलॉजी वो होता है जहां पे एक सेंट्रल कंप्यूटर की बात होती है और इनसे बाकी कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप हब से थ्रू ये कर रहा होता है, ठीक है। सेंट्रल डिवाइस लाइक हब और स्विच की मदद से हम इस टोपोलॉजी को फॉर्म करते हैं। इजी टू ट्रबल शूट है, सिंगल नोड फेल्योर, मतलब इसके खराब होने से बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिमूवल पार्ट्स इजियर है, मान लो यहाँ प्रॉब्लम है तो इस वायर में चेंज कर देंगे, इसको देख लेंगे। वर्क स्टेशन अगर फेल कर जाएगा तो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बट डिसएडवांटेज है, अब हब के पास एक लिमिटेड कनेक्शंस होते हैं तो एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। लॉन्गर केबल चाहिए भाई, हर जगह केबल खींच के यहीं से लेके जाना पड़ेगा। कॉस्ट जो होता है हब और लॉन्गर केबल्स का, इसको एक्सपेंसिव बना देता है। ये सारे के सारे नोड ना इस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो नेटवर्क हमारा खराब हो जाता है। ट्री टोपोलॉजी क्या है? कंबाइंड कैसे लीनियर बस एंड द स्टार टोपोलॉजी, मतलब बस और स्टार टोपोलॉजी को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, ट्री टोपोलॉजी। तो ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्फ़िगर वर्क स्टेशन होते हैं जिसमें बस बैकबोन केबल का यूज करते हुए हम इस काम को कर रहे होते हैं। नेटवर्क कंजेशंस को कम कर देता है, नेटवर्क इजिली एक्सटेंड हो सकता है, फॉल्टी नोड्स को आइसोलेट किया जा सकता है।
लार्ज केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। डिसएडवांटेज में लार्ज अमाउंट ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत होगी, इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम बात कर ले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का। यहां से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में आ जाता है हमारे पास। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो स्मॉल और बिग साइज का हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और डिस्टेंस के ऊपर कि कितने डिवाइसेस को आपने कनेक्ट किया है और कितनी दूरी तक के डिवाइस को कनेक्ट किया है। तो जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो तो आप वाईफाई से कर सकते हो, ब्लूटूथ से कर सकते हो, एक सिंगल रूम के अंदर में, है ना। तो बेस्ड ऑन द साइज या फिर पूरे वर्ल्ड के आपस में, जैसे अभी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो बेस्ड ऑन द साइज, कवरेज एरिया, डेटा ट्रांसफर कम्प्लेक्सिटी, कंप्यूटर नेटवर्क को हम 4 भागों में बांट देते हैं। लैन, वैन, लैन मैन, वैन एंड पैन। लैन की बात कर ले, लोकल एरिया नेटवर्क, जो अप टू 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। छोटा सा नेटवर्क जो एक ऑफिस में बनाया जाता है, एक बिल्डिंग बनाया जाता है ना, स्कूल बिल्डिंग के ऑफिस में, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो किलोमीटर्स में 1 से 3 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर याद रखिए। आजकल एक वायरलेस लैन का भी कंसेप्ट आ गया है। उसके बाद आपका बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन, जो नियर बाई कॉर्पोरेट ऑफिस और सिटी को कवर करता है। जनरली प्राइवेट और पब्लिक केबल के थ्रू टीवी नेटवर्क जो आपको देखते हो, केबल टीवी नेटवर्क जो आपका बनता है, या जो ब्रॉडबैंड सर्विस आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैन। वैन हो जाता है, इसका जो रेंज होता है वो 30 to 40 किलोमीटर का होता है जिसका मैन का, और ये 1 किलोमीटर तक का रेंज है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। और अगर हम वैन की बात करें तो बियॉन्ड दिस 30 to 40 किलोमीटर जब आप डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहे होते हो तो आपका वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। सैटेलाइट के थ्रू भी आप कनेक्ट होते हो, है ना। वैन जो होता है वो मल्टीपल नेटवर्क्स का कनेक्शन होता है। मान लो आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा कि वैन का एग्जांपल दीजिए, तो इंटरनेट वहां पे आ जाता है। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क आपके इंडिविजुअल पर्सन के लिए होता है। मान लो मेरे पर्सनल डिवाइसेस जैसे माइक हो गए, है ना, प्रिंटर हो गए, मेरे ब्लूटूथ हो गए, ये सारे मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल, लैपटॉप, सबको, और ये अप टू 10 मीटर्स तक का ही हो सकता है। तो ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। अब आपके ऊपर है, आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो या वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ एक टेबल दिया हुआ है जहां से आप पढ़ सकते हो कि एरिया कवर डिफरेंस निकालने में आपके काम आ जाता है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की बात कर ले, प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना है। एक आता है आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज यूज्ड टू एक्सेस एंड रिट्रीव वेब पेजेस अक्रॉस द वेब यूजिंग द ब्राउजर प्रोग्राम। एचटीटीपी 2 तरह का हो सकता है, एक एचटीटीपी होता है, एक एचटीटीपीएस होता है, जहां पे एस का मतलब सिक्योर्ड होता है। तो सिक्योर्ड डेटा ट्रांसफर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा होता है। इसके अलावा कुछ और प्रोटोकॉल्स है जो हम यूज करते हैं, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये भी यूज हो रहा होता है यूआरएल पे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो फाइल का वेब सर्वर टू क्लाइंट या वाइस वर्सा, मतलब आप जो फाइल अपलोड करोगे या डाउनलोड करते हो तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं पे टेलनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है? ये रिमोट लॉगिंग के काम में आता है। जब आप यहीं से बैठे बैठे आप किसी और के कंप्यूटर को, जो आपके आसपास नहीं है, दूर बैठा हुआ है, उसको एक्सेस करने के लिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, जिसके थ्रू हमारा फाइल्स कम्युनिकेट करता है, ट्रांसफर होता है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या ये है जहां पे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, ओवर टेलीफोन नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू हम इसको काम कर रहे होते हैं। दो सिस्टम के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन टेलीफोन लाइन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू बन रहा होता है, इसे ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहलाता है। टीसीपी आईपी, ध्यान रखिएगा, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म आता है देखो जितने प्रोटोकॉल है ना उसके फुल फॉर्म जरूर पूछना, याद रखना, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन फुल फॉर्म में भी आ जाते हैं। 2 नंबर का थ्योरी हो गया 4, 5 नंबर का हो गया 5, 2, 4 इतना, और एमसीक्यूज 1 से 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरह से 9-10 नंबर बन जाते हैं यहाँ पे। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी आईपी, जहां पे टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करती है? मैसेज को डिवाइड करती है और असेंबल करती है। वहीं पे इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है राउटिंग को डिसाइड करना, रूट को डिसाइड करना। टेलनेट मोस्ट कॉमनली प्रोटोकॉल यूज होता है जो टर्मिनल इमोशंस प्रोग्राम के लिए काम में आता है, जिसकी फैसिलिटी से आप रिमोट लॉगिन कर सकते हो। टेलनेट कैन बी यूज टू टर्मिनल कम्युनिकेशन ऑल्सो और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑल्सो। कुछ दूसरे प्रोटोकॉल भी टेलनेट का यूज करते हैं, जैसे एफटीपी यूज करते हैं प्रोटोकॉल कंट्रोल करने के लिए। ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल एक ऐसा सर्विस है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं,
थ्रू विच वी कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज ऑन द इंटरनेट। ईमेल किसी भी समय किसी को भी भेजा जा सकता है। मैसेज कैन बी आइदर टेक्स्ट एंटर डायरेक्टली इनटू द ईमेल एप्लीकेशंस और अटैच फाइल के फॉर्म में हम दे सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग फाइल कैन ऑल्सो बी सेड एज अ अटैचमेंट। ईमेल के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होता है, यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल हैं जो ईमेल के लिए यूज होते हैं। एक आपका होता है SMTP प्रोटोकॉल, उसे हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी मेल सेंड होते हैं, सेंडिंग ऑफ मेल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द SMT प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दिस इज ऑल्सो द क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग द ईमेल। ये किसके लिए यूज हो रहा है? ईमेल्स के लिए, फ्रॉम लोकल ईमेल सर्वर। जो लोकल ईमेल सर्वर हैं वहां से मेल को एक्सेस करने के लिए IMAP प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। सेंड करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद आपके पास एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 के नाम से जानते हैं। ये यूजर को ये फैसिलिटी मेल बॉक्स से किसी भी मेल बॉक्स को एक्सेस करने के लिए और वहां से मैसेज को डाउनलोड करने के लिए, मेल को डाउनलोड करने के लिए हम POP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जितने भी वॉइस कॉल होते हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसे हम टेलीफोन सर्विस कहते हैं, ओवर द इंटरनेट, इट्स ऑफर द वॉइस ट्रांसमिशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क रेदर देन रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क। ये इंटरनेट टेलीफोनी के नाम से या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी के नाम से भी हम जानते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल, गूगल चैट, ये सब वॉइस ओवर प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा होता है। वॉइस ओवर प्रोटोकॉल क्या करता है? इट्स कन्वर्ट द एनालॉग वॉइस सिग्नल्स इनटू द डिजिटल एंड उसको ब्रॉडबैंड लाइन पे ट्रांसफर कर देता है। ये फ्री भी हो सकता है या इकोनॉमिकल भी हो सकता है ना। दिस डेज VoIP प्रोटोकॉल काफी यूज हो रहा होता है इंटरनेशनल कॉल के लिए। देखो कई बार आपके ब्रॉडबैंड ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी एक क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ भी उसका आंसर VoIP प्रोटोकॉल ही होता है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हम वॉइस ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नाउ द वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज से एक क्वेश्चन आता है, अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब का डेफिनेशन आ गया, व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब के नाम से जानते हैं, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट, दैट इज नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के पेज में, डिजिटल इमेज के पेज में, ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है। कई तरह के एंड देयर सोर्सेज ऑफ वेब, HTML पेज जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू आपका डाटा ट्रांसफर होता है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, आप उसको यूज करते हैं। इसके फाउंडर कौन है? तो टीम बर्नर्स-ली को इसका फाउंडर माना जाता है। ये ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिन्होंने इसका डेवलपमेंट किया था हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, और इन्होंने HTML का इन्वेंशन किया था उस टाइम पे। HTML क्या होता है? HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेजेस डिजाइन करने के काम में आता है। जितने भी वेब कंटेंट्स हम देख रहे हैं आज के समय में वो HTML में ही डिजाइन होते हैं या उसके अलावा कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। तो जितने भी पेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके कंटेंट का अरेंजमेंट होता है, कंटेंट की फॉर्मेटिंग होती है, दिस ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ द HTML, और उसी अकॉर्डिंगली आपका वेब ब्राउजर उस कंटेंट को दिखाता है। वेब पेजेस जो है वो उसके .html या .htm फॉर्मेट में सेव हो रहा होता है। XML एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो फाइल फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। मतलब डेटा स्टोर करने के लिए और उसको ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना HTML वर्सेस XML पूछा जाता है, तो HTML हमारा डेटा प्रेजेंटेशंस के काम में आता है और XML हमारा डेटा स्टोरेज के काम में आता है। HTML के अपने प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, XML के न्यू टैग आप बना सकते हैं। HTML के टैग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैंडेटरी नहीं होता है कई टैग्स में, बट XML के अंदर में जितने भी टैग्स होंगे उसके क्लोजिंग होंगे। HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, XML हमारा केस सेंसिटिव होता है। डोमेन नेम, डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम दिस इज द यूनिक नेम। कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो तो उसका एक वेबसाइट एड्रेस होता है जिसको हम डोमेन नेम कहते हैं, जैसे google.com, facebook.com, mytutorial.in, anjeepsinghacademy.com, तो ऐसे, ठीक है। URL क्या है? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जो यूनिक एड्रेस होते हैं वेब रिसोर्सेज के, वेबसाइट्स के, है ना, जिसके थ्रू आप उसे वेब पेज पे लोकेट कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म टू एक्सेस द रिसोर्सेज। किसी भी URL के अंदर में, URL को हम वेब एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। URL के अंदर में 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, फिर डोमेन और सब डोमेन नेम देखने को मिलेगा, और नेम ऑफ वेब पेजेस। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा पाथ है, टेक्स्ट बुक फोल्डर है जिसके अंदर में टेक्स्ट बुक HTML हमारा
कंटेंट हो गया, ncrt.nic.in ये हमारा डोमेन नेम हो गया, और http हमारा क्या हो गया, प्रोटोकॉल हो गया। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें इस यूआरएल में प्रोटोकॉल https या http दिख रहा है, यहाँ पे ये प्रोटोकॉल दिखेंगे। www हमारा एक सब डोमेन है जिसमें ncrt एक हमारा डोमेन का नेम हो गया, टेक्स्ट बुक डायरेक्टरी है और टेक्स्ट बुक .html उसका क्या है, हमारा वेब पेजेज है। कंप्लीट यूनिक एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन अ वेबसाइट इज कॉल्ड यूआरएल। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी साइट को जो यूआरएल दिया गया होता है, बट एक्चुअली कंप्यूटर हमेशा आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई होता है। तो ये ब्राउजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या सर्वर की नियरेस्ट सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी आप कोई डोमेन नेम देते हो या यूआरएल देते हो तो वो क्या करता है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस निकाल के देता है। इस पूरे प्रोसेस को डोमेन नेम रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो डोमेन नेम रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द डोमेन नेम इज कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस और फाइंडिंग द आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये जो आईपी एड्रेस सोल्यूशन का काम करता है ये जनरली डीएनएस सर्वर के थ्रू करता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जा रहा होता है। वेबसाइट क्या है, अभी मैंने बताया था, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेजेस दैट में कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। फर्स्ट पेज जो वेबसाइट का होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेज रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक्स। वो कई वेबसाइट हाइपरलिंक्स के थ्रू लिंक्ड होता है जिसके थ्रू वन साइट टू अनदर साइट आप मूवमेंट कर सकते हो। वेब पेज क्या है, वेब पेज जो है इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज व्यू इन अ वेब ब्राउजर। जो हम वेब ब्राउजर में चेक करते हैं, किसी भी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो HTML के थ्रू क्रिएट होता है। स्टाइलिंग का काम हम CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू करते हैं, और स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम कुछ प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, हम कुछ एक्शंस और बिहेवियर भी डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी फर्स्ट पेज बनता है उसे हम होम पेज या इंडेक्स पेज के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर में मेनू और हाइपरलिंक्स हमें देखने को मिल जाता है। वेब पेज दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक पेज वो होता है जो हमेशा सेम इंफॉर्मेशन दिखाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस इंफॉर्मेशन को कौन देख रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हो, कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन खोला गया है। और डायनामिक होता है जो लोकेशंस और टाइम जोन के हिसाब से चेंज हो जाता है। मान लो आपने गूगल देखा तो आपको अलग मतलब आपने यूट्यूब चलाया तो आपको अलग रिकमेंडेशन मिल रहा है, मुझे अलग मिल रहा है। वेब ब्राउजर क्या है, इट इज द क्लाइंट प्रोग्राम जो हम जिसे इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प अस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब क्लाइंट के वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप एक रिक्वेस्ट देते हो, जो वेब ब्राउजर उस रिक्वेस्ट को लेता है, फिर उसे सर्वर से फेच करके आपको वो डेटा डिस्प्ले कर देता है। जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर हैं गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, लिंक्स, 2-3 का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को देखने के लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। अब आता है कि वेब ब्राउजर कंटेंट लेके कहाँ से आता है, तो वेब ब्राउजर कंटेंट सर्वर से लाता है। वेब ब्राउजर को हम क्लाइंट भी कहते हैं। वेब सर्वर जो होता है दैट इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट्स ऑन अ वेबसाइट टू अ वेब क्लाइंट्स। यानी कि वेब ब्राउजर को कंटेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वेब सर्वर करता है। वेब सर्वर एक्चुअली एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर एक सर्वर सॉफ्टवेयर डाला हुआ होता है जो बहुत सारे वेबसाइट्स कंटेंट्स को अपने पास स्टोर करता है। और जब कभी भी क्लाइंट यानी कि वेब ब्राउजर कोई रिक्वेस्ट मेड करता है उसके ऊपर, तो वो अकॉर्डिंगली एक सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरनेट के थ्रू वो सारा डाटा एक्सेस करवाता है। वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के रूप में होता है जो स्पेशलाइज प्रोग्राम होते हैं, जिसको यूआरएल समझ में आ रहा होता है, वेब एड्रेस समझ में आ रहा है, वो रिक्वेस्ट को समझता है, रिस्पॉन्स देने का उसकी जिम्मेदारी होती है। वेब होस्टिंग क्या है, जो ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर की हम बात कर रहे थे, तो वेब ब्राउजर तो आपके कंप्यूटर पे दिख रहा है मुझे, वेब सर्वर किसी दूसरे कंप्यूटर पे दिख रहा है। ये जो दूसरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे लोगों को फैसिलिटी देता है कि आप भी अपना वेबसाइट यहाँ रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं, आप भी रख सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्पेस टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसे ही हम वेब होस्टिंग कहते हैं। और अगर आपने वेब होस्टिंग नहीं लिया है, यानी कि वेब होस्टिंग वाले के पास क्या होता है, एक्चुअली होता है वेब सर्वर, उसमें वो स्पेस क्या करता है, शेयर्ड कर देता है। तो शेयर्ड वेब सर्वर होता है, एक नॉमिनल चार्ज पे वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, और वहां से वही जो वेब सर्वर होते हैं ना, वो आपको एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, और उसी आईपी एड्रेस के थ्रू आपका पर्टिकुलर डोमेन या वेबसाइट एक्सेस हो रहा होता है। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं। Dash is the communication methodology designed to deliver both voice and multimedia communicate over internet. तो voice over internet protocol. Which of the following used to receive emails over internet? ईमेल रिसीव करने के लिए POP, पोस्ट ऑफिस 3, ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
IPv4 एड्रेस का साइज क्या होता है, 32 बिट्स का होता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा 192.168.5.20 समथिंग लाइक दिस। डैश प्रोटोकॉल प्रोवाइड द एक्सेस टू कमांड लाइन इंटरफेस ऑन ए रिमोट कंप्यूटर। उसके लिए हमें टेलनेट की जरूरत होती है। डैश इज द कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट। तो सिंपल मेल डिलीवर करने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूज ट्रांसफरिंग फाइल ओवर द TCP FTP प्रोटोकॉल। नेटवर्क यूज एवरी कंप्यूटर प्लेइंग द रोल ऑफ ए क्लाइंट और ए सर्वर और बोथ। पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं उसे। डैश कम्युनिकेशन मैथोलॉजी डिजाइन टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट एंड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरनेट यूजर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो इसे हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू ही हम करते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन अ नेटवर्क विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, दैट इज कॉल्ड रूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सेंड डेटा टू एवरी कनेक्टेड नोड। हब ब्रॉडकास्ट करता है। Which types of the switching first connection established between sender and receiver? Circuit switching में physical connection established हो जाता है। Identify the cable which consists of the inner copper cable second conducting। coaxial cable में ऐसा होता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल में डाटा ट्रांसफर किस फॉर्म में करेगा, लाइट के फॉर्म में करता है। Which of the following device modulates digital signals into analog signals? मॉडेम का काम होता है ये। Out of the following guided media which is not susceptible to external interface? फाइबर ऑप्टिकल जो होता है वो susceptible नहीं होता है। Which of the following device is used for sorting and distribution of data packets to their destinations based on IP address? रूटर का काम है ये। Used to connect the network of the different protocols so that they can communicate properly, ये गेटवे के थ्रू होता है। Which types of network generally priority on and links to the device in a single office building? Local area network. Raj is a working and a tech support engineer and sometimes he want to work on a client computers from his office. Identify the traditional protocol used for this, that is called telnet. Raj is looking for some information about how router works. For this, open the browser and type the URL of requested sites. In few minutes, receive the requested page is browser screen. Identify the type of protocol. Hypertext transfer protocol के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, XML और HTML, फुल फॉर्म हो गए, यूज ऑफ द टेलनेट, 2 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, सर्किट स्विचिंग, वेब एड सर्वर एंड ब्राउजर के बीच में डिफरेंस, ठीक है, स्क्रिप्टिंग टाइप हो गया, बैंडविड्थ क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ऐसे मैंने शायद इसका एक वीडियो बनाया हुआ था, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी काम कर सकते हैं। अक्सर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स वाले। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप एक बार प्लीज़, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से भी उसे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।